सवालात इस वक्त क्यों उभर रहे हैं जब हम 39 ममालिक इत्तेहाद के जो है वो साबिक आर्मी चीफ उसकी लीडरशिप या क़यादत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी थोड़ी सी बदल रही है, खारजा पॉलिसी करवट ले रही है। इन हालात में अफगानिस्तान के जहाज के खिलाफ बातें या उस पॉलिसी पर तनकीद ये आज क्यों शुरू होगी? की बात है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त जो जियो पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है, दुनिया का कोई मुल्क अपनी सरहदों के अंदर रहकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। आप ईरान को देख लें, आप तुर्की को देख लें, आप रूस को देख लें, आप चीन को देख लें, अमेरिका को, सऊदी अरब को देख लें, दुनिया के तमाम ममालिक, बरतानिया एक छोटा सा जजीरा था, उसने निकलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। किसी ने उसको ये नहीं कहा कि अपनी सरहदों के अंदर रहकर ये काम करना चाहिए था। और जो अंग्रेज टर्म इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट ऑफ द एम्पायर, जब आप पूरी दुनिया में अपने मकासद के लिए बाहर निकलते हो तो कीमत अदा करनी पड़ती है। इन द लार्जर इंटरेस्ट वो एक्सेप्टेबल कॉस्ट होती है। इस वक्त जो कैफियत ये है कि पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के हमारे तमाम दुश्मन और तमाम दोस्त अपने खित्ते से निकलकर पूरी दुनिया में ग्लोबल रिपोजिशनिंग कर रहे हैं, ओवरसीज बेसिस बन रहे हैं। अब तो पाकिस्तान को घेरा जा रहा है चारों तरफ से। इंडिया अफगानिस्तान कैप्चर कर चुका है, बांग्लादेश ले गया, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई इनके साथ ताल्लुकात बना रहा है। हमारी लीडरशिप, सच्ची बात बताऊं, घटिया लीडरशिप है। We don't have leadership. हमारे पास चोर और डाकू है पनामा के, हमारे पास बेलूगेट के हकदार है, हमारे पास कराची के भत्ताखोर है, हमारे पास फजलुर रहमान अशरफ जैसे ड्रामे हैं, और हमारे पास एक क्रिकेटर्स हैं जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बदनसीबी की बात है, इनको कुछ नहीं मालूम है कि इस वक्त ग्लोबल रिपोजिशनिंग में हमें क्या करना है। आप थोड़ा सा मुझे अफगान जहाज से बात करने दें। 1971 में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान को तोड़ा था इंडिया के साथ मिलकर, और उस वक्त पाकिस्तान इतना कमजोर था कि उस वक्त अगर पेशावर के पास तोड़खाम पर सोवियत टैंक खड़े हो गए 79 में आके। अब मुझे बताइए हम क्या करते हैं? एक तरफ सोवियत यूनियन ने जिससे हमें तोड़ा, एक तरफ इंडिया है, और ना हमारे पास F-16 थे, ना हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट थे। पाकिस्तान की तबाही मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त हमने फैसला किया कि अफगानिस्तान में जाके सोवियत यूनियन को रोकेंगे। वो हमारा दुश्मन होता हुआ इंडिया के साथ लेकर उसने हमें 71 में तोड़ा था। उस वक्त अगर पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को रोका अफगानिस्तान में, इससे ज्यादा ब्रिलियंट पॉलिसी हमने अपनी तारीख में कभी नहीं बनाई। लेकिन ज़ैद अहमद साहब, काउंटर एक सवाल ये उभरता है, लोग जो कहते हैं, जो उसके मुखालिफ है, वो कहते हैं क्लाशनकोव कल्चर आया, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आज जो दहशतगर्दी है उसी का शाखसाना करार दिया जाता है कि अगर अफगानिस्तान के जंग के अंदर हम शरीक ना होते तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉक्सी वार न लड़ी जाती। अगर उस जंग में शरीक ना होते तो पेशावर में और कराची में और कोयटा में सोवियत टैंक खड़े होते। इसको भी कंपेयर कर लें, इसका क्या मतलब है? पिछले 300 साल से सोवियत एम्पायर, रूसी एम्पायर जो थी वो मुसलमान इलाकों पर कब्जा करते हुए आ रही थी। सेंट्रल एशिया पूरा 19वीं सदी में समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे इलाकों पर 19वीं सदी में कब्जा किया गया था। आपने ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान में जाकर सोवियत को रोका। एक ग्रेट गेम खेला गया उस वक्त। दुनिया में हर ताकत जब किसी दुश्मन को रोकती है तो अपनी सरहदों से बाहर रोकती है। तो जैसे हमने कहा, आपके पास क्लाशनकोव आई, दहशतगर्दी उस जमाने में आई है, वो भुट्टो की फैमिली की वजह से आई है। पाकिस्तान में धमाके अल-जुल्फ़िकार करवा रही थी, पाकिस्तान में धमाके रॉ और खार और KGB करवा रही थी। मुजाहिदीन की वजह से, अफगान जिहाद की वजह से कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं थी। इस पर जिक्र क्यों नहीं करते कि जनरल ज़िया की शहादत के बाद जो बेड़ा गर्क किया उस अफगान पॉलिसी का सियासी जमातों ने किया, पॉलिटिशियंस ने किया, बेनज़ीर ने किया, नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने किया, उसका इल्जाम जनरल ज़िया पे क्यों डालते हैं? लेकिन ज़ैद अहमद साहब, ये जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि हमने डॉलर लेकर जहाद किया, फिर डॉलर लेकर वही लोग हमने अमेरिका के हवाले कर दिए। देखिए, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात मुमकिन नहीं है करनी। पूरी मुसलमान दुनिया उस वक्त हमारे साथ खड़ी थी। सऊदी अरब और ईरान भी हमारे साथ खड़े थे, चीन हमारे साथ खड़ा था, अमेरिका हमारे साथ खड़ा था। हमने उस जो पूरी दुनिया से इमदाद आई उससे हमने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया, हम एटमी ताकत बने, हमने सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय किया। 15 लाख मुजाहिदीन की शहादत के बाद अफगानिस्तान ही नहीं, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप आजाद हुआ। आज सीपैक अगर बन रहा है तो इस वजह से बन रहा है कि हमने अफगान जिहाद में सोवियत यूनियन को तोड़ा था। वो डॉलर लेके नहीं किया था हमने सब कुछ। ये बड़ी जलील बात है ऐसा करना, शहादतों को बेइज्जत करने वाली बात है। कोई ये कहे कि कायद-ए-आज़म अंग्रेजों के एजेंट
बात सिर्फ कोई जलील आदमी कर सकता है। नहीं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल न करें ज़ैद अहमद साहब, मेरे ख्याल में हम जलील या घटिया ऐसे सियासतदान को न कहें, लेकिन चले आप क्या समझते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ के दौर में वही लोग जिनको हम जहादी कहते थे उनको हमने अमेरिका के हवाले तो किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं किया हमने। अब जैसे बात किया, अफगान मुजाहिदीन 6 पार्टीज थी जिनको हमने तैयार किया था। हिकमत यार, सयाफ, रब्बानी, खालिस, मुजद्दिदी, मोहम्मद नबी, अब्दुल रसूल, ये साले मौलवी यूनुस खालिस। मैं 7 साल उस जिहाद में शामिल रहा हूँ। ये किताब पूरी मैंने इस पर लिखी है। ये वाहिद किताब है दुनिया की जो किसी मुजाहिद की लिखी है जो 7 साल उस जिहाद में शामिल रहा है। ये हमसे क्या बात करते हैं? हमने जो मुजाहिदीन हमने बनाए थे उसमें से एक को भी हमने अमेरिका के हवाले नहीं किया। अफगान तालिबान अंदर लोकल एलिमेंट्स थे, उनके साथ भी हमने जंग नहीं की। लेकिन जो मुशर्रफ, जो कुछ दहशतगर्दी, जो भी फसाद बाद में पैदा हुआ है, उसका कोई आज दहशतगर्दी पाकिस्तान में अफगान मुजाहिदीन की तरफ से नहीं हो रही। इसको डॉक्यूमेंट कर लें। हिकमत यार, सयाफ, रब्बानी, खालिस, मुजद्दिदी कोई दहशतगर्दी में शामिल नहीं है। ये हमारे तैयार किए हुए। बिल्कुल ठीक है। हम ब्रेक ले लिए, ब्रेक के वक्त में ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने इसी मौजू पे बात भी करेंगे। ये के वाहिद मुल्क है मुसलमान ममालिक के अंदर जो कि न्यूक्लियर है, ये उस वक्त बना था ये न्यूक्लियर। बिल्कुल ठीक है। ज़ैद अहमद साहब, इस वक्त जो हम अरब ममालिक के इत्तेहाद में जाने की बात कर रहे हैं, उसके नुकसान और फायदे क्या होंगे? देखिए नसरुल्लाह, एक सिंपल सी आर्गुमेंट है। जैसे हमने कहा कि दुनिया का हर मुल्क अपने खित्ते से, अपनी सरहदों से बाहर निकलकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ईरान ने अगर इराक में दखल अंदाजी की तो पाकिस्तान से पूछा नहीं, शाम में की पाकिस्तान से पूछा नहीं, यमन में की हमसे पूछा नहीं। दुनिया का कोई मुल्क दूसरे मुल्क से पूछकर अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। हमारा बहुत बड़ा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम सऊदी अरब को डिफेंड करें। सबसे बड़ा है कि वहाँ हिजाज है, हरमैन शरीफैन है वहाँ पे, और जो अनारकी मिडिल ईस्ट में हो रही है, हम नहीं चाहते कि वो अनारकी हिजाज में पैदा हो। दूसरा ये कि वहाँ 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। पाकिस्तान से अगर ये 15 लाख पाकिस्तानी वहाँ अनारकी होती है, उन्हें कौन डिफेंड करेगा? उस वक्त आप चीखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी जाके अपने लोगों को क्यों नहीं बचाती। आपने यमन से तो 2 जहाज भेज के मंगवा लिए कि वहाँ 300 लोग थे। आप 15 लाख पाकिस्तानी कैसे निकालेंगे? इराक और शाम और लीबिया की जंग से तो आपने अपने आप को किसी हद तक इम्यून कर लिया कि वहाँ ज्यादा पाकिस्तानी नहीं थे। अगर सऊदी अरब डिस्टेबलाइज होता है, गल्फ डिस्टेबलाइज होगा। गल्फ अगेन वहाँ 15-20 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट है कि हम वहाँ जाएं। और पाकिस्तान आर्मी अगर जाएगी और लीड करेगी मुसलमान मुल्कों के ब्लॉक को, तो ये गारंटीड है कि ये कभी सेक्टेरियन अलायंस नहीं बनेगा। लेकिन हमें ईरान के साथ दौर में जब ईरान इराक जंग चल रही थी, देखिए ईरान के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपके 39 कंट्रीज अलायंस की वजह से नहीं है। कलभूषण यादव ईरान से आया, उजैर बलोच को पासपोर्ट उन्होंने दिए, कराची की दहशतगर्दी में वो शामिल है। ये सब क्या वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने 39 कंट्रीज के अलायंस में शमूलियत की? मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वजह से। इंडिया उनके बहुत नजदीक है। जिस तरह इंडिया सऊदी अरब को और यूएई को हाईजैक करके ले गया, जिस तरह अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को हाईजैक करके ले गया, ये आपकी डिप्लोमेसी की कमजोरी है। आप सऊदी अरब जाएं, अलायंस बनाएं, लीड करें, डिफेंड करें, क्योंकि सऊदी अरब में जो डिस्टेबलाइजेशन होगी, इराक और शाम से जब होने जा रहा है, अब जो रूस और अमेरिका की एग्रेसिव लड़ाई शाम में होगी, अब उसका असर आएगा। अब रेफ्यूजीज भी आएंगे सऊदी अरब में, दाइश भी आएगी। और जो खाने काबा को कंट्रोल करने की जो जंग मुस्लिम दुनिया में इस वक्त हो रही है, दाइश चाहता है खाने काबा को कंट्रोल करे, ईरान चाहता है कि वहां पहुंचे, इसराइल चाहता है कि मदीने में पहुंचे। ये सारे मामला बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम बराह रास्त लीड करें मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक। जो इसमें इनकार करता है या मज़ाहमत करता है या इस पर एतराज उठाता है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। वो इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े उम्मत के मफाद के बारे में उससे राय ली जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़ैद साहब, एक ब्रेक का वक्त है। मैं आपका बड़ा शॉर्ट सा कमेंट चाहूंगा इस पे। ये ट्रस्ट डेफिसिट है क्यों सियासतदानों का और एस्टेब्लिशमेंट का? देखिए सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान पाकिस्तान की दुश्मन सीक्रेट एजेंसीज के साथ राब्ते में। आपने हुसैन हक्कानी वाला केस देख लिया, मेमो गेट वाला केस देख लिया, रमजान शुगर मिल वाला केस, डॉन लीक्स वाला केस, ये सब आपने देख लिया। तमाम मेन पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस की नहीं। जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और जब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इन पर नजर रखती है तो बदगुमानी लाजमन होती है। ये सारे के सारे गद्दारी के केस में
پھنستے ہیں وہ مجھے پتا ہے پھر غدار سیاستدانوں نے پاکستان زیادہ احمد صاحب ہم اپنی لیڈرشپ کو غدار کیسے اور کیا کریں غدار ہے تو میں کیا کروں مجیب الرحمان غدار تھا الطاف ڈسکس کا حسین حقانی کو فوج نے کہہ دیا کہ غدار ہے حسین حقانی نے کہا ڈان لیگز میں آرمی نے کہا غداری ہوئی ہے